हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह आप सभी का पीआर पंकज सिंह यूट्यूब चैनल में पहली बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रसायन विज्ञान की क्लास रेगुलर इस चैनल में प्रस्तुत करता रहूँगा। सबसे पहले मैं आज चर्चा करूँगा इस क्लास में कि कंसेप्ट क्या है केमिस्ट्री का। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी होता है। बिना बेसिक कंसेप्ट के उस विषय के अंदर इंटर करना बड़ा ही कठिन होता है। और वैसे भी रूरल एरिया में मैंने जो कि देखा है, केमिस्ट्री से बहुत ही बच्चे घबराते हैं क्योंकि बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता होता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट की, और चैप्टर ही है द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, एंटनी लॉरेंट लेवोसियर ये रसायन विज्ञान के जनक हैं। आपने जो केमिस्ट्री शब्द दिया है उसका मतलब होता है रसायन रस प्लस आयन, मतलब द्रवों का अध्ययन। केमिस्ट्री शब्द का जो अर्थ होता है उसमें सबसे पहले हम पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणों, संरचनाओं और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान पदार्थों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन किस किस प्रकार से होते हैं, इन सब का अध्ययन रासायनिक विज्ञान में किया जाता है। दोस्तों, एंटनी लॉरेंट लेवोसियर का एक मूल उद्देश्य था कि किसी भी जलने वाले पदार्थ की ज्वलनशीलता में ऑक्सीजन की भूमिका। आपने ये बताया था कि कोई भी जो पदार्थ जो ज्वलनशील है उसके जलने में ऑक्सीजन मदद करती है। किस प्रकार से मदद करती है, कैसे मदद करती है, ये केमिस्ट्री के कई टॉपिक में अलग अलग प्रक्रिया से जो ऑक्सीजन का चैप्टर है उसमें दिखाया गया है। उसके बाद आपने रासायनिक तत्वों के नामकरण की पद्धति का निर्धारण किया, जो आज तक हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो ये थी रसायन विज्ञान के जो जनक थे एंटनी लॉरेंट लेवोसियर, उन्होंने ये रसायन विज्ञान का अर्थ बताया था और इनका ये मूल उद्देश्य था। अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और रसायन विज्ञान को बहुत ही सरल शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम केमिस्ट्री को अपनी केमिस्ट्री बनाकर सरल तरीके से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ही फ्रैंकली पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज की जो आधुनिक रसायन है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड है। एटॉमिक नंबर अगर किसी तत्व का आपको आ जाता है तो उससे 9 तरीके की दिक्कतें सॉल्व कर सकते हैं। मैं इनकी विवेचना करना चाहूंगा बिल्कुल ही सरल शब्दों में।
मैं आज की क्लास में ये बताने वाला हूं कि अगर किसी तत्व का आपको एटॉमिक नंबर आता है, परमाणु क्रमांक आता है, तो इसके जरिए केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हम जान सकते हैं। सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं जब हमें किसी तत्व का एटॉमिक नंबर पता होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू बोरबरी। मैं आपको बोरबरी भी आगे की क्लास में बताऊंगा कि बोरबरी का नियम क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपको एटॉमिक नंबर आता है किसी तत्व का, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोरबरी के नियम के तहत तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। दूसरी चीज, वर्ग, मतलब कि ग्रुप। आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वो तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस ग्रुप में है, जब आपको उस तत्व का एटॉमिक नंबर आता है। तीसरी चीज है आवर्त, मीन्स पीरियड। आप फाइंड कर लेंगे, आप बड़े अच्छे तरीके से जान जाएंगे, बड़े आसान तरीके से जान जाएंगे कि वो तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस आवर्त में है। चौथी चीज आती है सिचुएशन, स्थिति। तत्व की स्थिति क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहां पर है, इसकी स्थिति की विवेचना कीजिए। तो हम उस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं, लेकिन हमें आना क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर उस तत्व का। और पांचवी चीज चलते हैं संयोजकता। संयोजकता जो है केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर संयोजकता आपको नहीं आती है तो बड़ी ही दिक्कत होती है केमिस्ट्री पढ़ने में, उसको समझने में, रिएक्शन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो संयोजकता भी यहाँ पर बड़े आसान तरीके से निकाल लेते हैं। छठवीं चीज है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट। सातवीं चीज इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आठवीं चीज जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तत्वों का आयनिक रूप।
तत्वों का आयनिक रूप, आयनिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। और नौवीं चीज, जब हमें 8 चीजें आ जाती हैं तो हम तत्वों के बारे में ये भी जान सकते हैं कि वो किस प्रकार का मूलक है। मूलक का परीक्षण हम जान लेते हैं। मूलकों का परीक्षण। अब मैं बारी बारी से एक एक चीज की व्याख्या बताऊंगा कि किस तरह से आप एटॉमिक नंबर के तहत सबसे पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग, आवर्त, स्थिति, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, तत्वों का आयनिक रूप और मूलकों का परीक्षण किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, मैं इसको बड़ी ही ईजिली तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई भी तत्व लिया गया, हम एक तत्व ले लेते हैं मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। एटॉमिक नंबर पता हो गया। यह भी पता हो गया कि मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में सभी तत्वों के सिंबल्स दिए हैं, उसको तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम Mg का सिंबल जान गए और उसका एटॉमिक नंबर क्योंकि हमें याद है, इसलिए हमें पता भी है कि 12 होता है, 12 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अकॉर्डिंग टू बोरबरी। बोरबरी के नियम के अनुसार किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो कक्षाएं भरी जाती हैं वो इस फार्मूले के तहत भरी जाती हैं, 2n² के तहत, जहां पर n कक्षाओं की संख्या होता है। n = 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रख सकते हैं। ओके, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सबसे पहले पहली जो कक्षा भरेंगे उसमें n = 1 रखेंगे। तो यहां पे 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो दैट इज मीन यहां पर पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी कक्षा की तरफ। दूसरी कक्षा की तरफ n की वैल्यू हम 2 लेंगे। यहां पर n की प्लेस में 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। दैट इज मीन यहां पे दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद हम तीसरी कक्षा में चलते हैं। तो यहां पर 3 लेना पड़ेगा। 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, बट परमाणु क्रमांक तो यहां पर केवल 12 है और हमारे 10 इलेक्ट्रॉन पहले से भर गए, तो बचे कितने? 12 है, 10 भर चुके हैं, तो बचे कितने? 2। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में बचेंगे उसको यहां पर लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से मैग्नीशियम का बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर 2, 8,
2 हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो गया, 2 8 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी और अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सबसे पहले हम जान गए कि अगर किसी तत्व का हमें एटॉमिक नंबर आता है, हमें परमाणु क्रमांक पता है, तो हम बोरबरी के नियम के अनुसार उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर लेते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। आ गया। इसके बाद दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, वर्ग। मेंडलीव की आवर्त सारणी में यह जानने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीशियम किस ग्रुप से फॉलो करता है, किस ग्रुप में है, कौन से वर्ग में है। तो दोस्तों यहां पे हम देखते हैं कि जो मैंने एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था अकॉर्डिंग टू बोरबरी, उसमें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और यही संख्या हमें वर्ग बताती है। मतलब वर्ग का मतलब ये होता है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही उस तत्व की क्या बताती है, उस तत्व का वर्ग बताती है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम किस वर्ग में होगा, दूसरे वर्ग में होगा। सेकेंड ग्रुप। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरी चीज जो थी वो आवर्त थी। आवर्त का मतलब होता है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितनी कक्षाएं भरी गई। भरी गई कक्षाओं की संख्या, और यहां पर कितनी कक्षाएं भरी गई थी, 1 2 3। तो कक्षाओं की संख्या कितनी हो गई, 3। तो इसका मतलब मैग्नीशियम मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस आवर्त में है, तीसरे आवर्त में, थर्ड पीरियड। तीसरे आवर्त में। और चौथी चीज जो है तत्व की स्थिति, जो मैंने पहले ही बताया था कि कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नीशियम मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहां पर है, या फिर मेंडलीव के आवर्त सारणी में मैग्नीशियम की स्थिति की विवेचना कीजिए। ये ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में मैग्नीशियम दूसरे वर्ग के तीसरे आवर्त में है, मतलब सेकेंड ग्रुप के थर्ड पीरियड में है। ओके, तो ये हो गया। तत्व की स्थिति क्या हो गई, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। ओके, अब हम चलते हैं पांचवी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संयोजकता। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
संयोजकता, वैलेंसी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयोजकता, और हम बार बार गलती करते हैं कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है। पढ़ते बहुत हैं लेकिन आसान तरीका नहीं पता होता है संयोजकता निकालने के लिए, तो हम बार बार गलती करते हैं और यही नहीं जान पाते कि संयोजकता है क्या चीज। संयोजकता निकालने के दो नियम हैं। पहला नियम यह देखते हैं कि जब हम बोरबरी नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही विवेचना की जाती है। किस लिए? संयोजकता निकालने के लिए। मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए हमारी पूरी की पूरी नजर कहां पर होनी चाहिए? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 2 8 2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, 282। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि संयोजकता निकालने के लिए हमारी पूरी की पूरी नजर कहां पर होगी? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। और इसमें दो शर्त होते हैं। पहली तो ये कि अगर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 आते हैं, ओके। पहली शर्त क्या है? अगर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो वही संख्या उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। पहला नियम मैं फिर से बताना चाहूंगा कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यह देखते हैं कि उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उनमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 क्रमशः आती है, कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 अगर आती है, तो वही संख्या उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। ओके। अब मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि पहले तरीके से तो आ गया, मतलब कि अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वही संख्या उस तत्व की संयोजकता मतलब कि वैलेंसी हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, यह भी मैं आपको बता दूं। इसका दूसरा तरीका यह है कि अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, मोर देन 4, मोर देन 4, तो उस तत्व की संयोजकता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला है n-8, जहां पर n क्या होता है? जहां पर n उस तत्व में अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। मतलब यहां पर जो n है उसको हम लिख सकते हैं अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम की वैलेंसी निकाल रहे हैं, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 2। इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होगी, मैग्नीशियम की संयोजकता होगी 2। और ऐसे तत्वों की संयोजकता जो होती है वो धनात्मक होती है। यहां पर लिख सकते हैं ये संयोजकता कैसी होगी, धनात्मक होगी। ओके, अब संयोजकता के बाद दोस्तों मैं ऑक्सीकरण अवस्था पर चर्चा करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ऑक्सीकरण अवस्था, दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो संयोजकता के बराबर होती है, बशर्ते उसको लिखा कैसे जाता है मैं यहां पर लिखना बता रहा हूं। सबसे पहले संयोजकता तो लिख देंगे, तो इसकी संयोजकता क्या थी, मैग्नीशियम की 2 थी, लेकिन संयोजकता का साइन क्या था, चिन्ह क्या था, वो भी यहां पर लिखना पड़ेगा आगे। तो संयोजकता कैसी है, पॉजिटिव, धनात्मक है, तो हम यहां पर प्लस लिख देते हैं। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेज +2 होगा। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी इसकी, मैग्नीशियम की +2 होगी। ओके, अब इसके बाद बारी आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो यहां पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या था, मैंने पहले ही बता दिया था, 12 होता है। तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे, 12 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। ओके, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आयनिक रूप कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मैंने पहले इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि मैं क्या क्या बताऊंगा, कि अगर किसी तत्व का एटॉमिक नंबर आपको आता है तो बारी किसकी है, आयनिक फॉर्म की। तो आयनिक फॉर्म भी बना लेते हैं। आयनिक रूप लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम उस तत्व का प्रतीक लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। मैंने सिंबल लिख दिया, अब क्या करेंगे, अब सिंबल के ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था चढ़ा दी जाती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था जैसे है वैसे ही हम चढ़ा देंगे। तो मैग्नीशियम का आयनिक रूप क्या हो गया, Mg+2। कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होता है Mg++ करके। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व का क्या निकाल लेते हैं, आयनिक रूप निकाल लेते हैं। ओके, अब जो 9वीं चीज और आखिरी चीज मैंने बताई थी वो बताई थी मूलक का परीक्षण। हम किस प्रकार से मूलक को पहचान सकते हैं। अगर आयनिक रूप प्लस में है या ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है तो मूलक क्षारीय होता है। कैसा मूलक होता है, क्षारीय मूलक। तो यहां पर मूलक हो जाएगा क्षारीय। ओके, तो दोस्तों मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि किस तरह से अम्लीय मूलकों का परीक्षण किया जाता है और किसी दूसरे तत्व का एटॉमिक नंबर लेकर मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा और अम्लीय मूलक की पहचान कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगर ये क्लास आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने की कोशिश करें। धन्यवाद।